चलिए अब हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट या भर्ती के स्रोत। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है उसको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज इंटरनल सोर्सेस या आंतरिक स्रोत, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस या फिर बाह्य स्रोत। हम अगर आंतरिक सोर्सेस की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसीजर में इंटरनली जो चेंजेस होते हैं, लाइक इंटरनल बेसिस पर जो चीजें होती हैं, लाइक आंतरिक स्वरूप में जो चेंजेस होते हैं जिसके द्वारा रिक्रूटमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। लाइक फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज या फिर जो कर्मचारी है उनकी पदोन्नति के विषय में बताता है। देखिए रिक्रूटमेंट या भर्ती की हम बात करते हैं तो भर्ती किस प्रकार से होती है। भर्ती या तो वैकेंसी निकाल करके, जिस प्रकार से हमने देखा स्टाफिंग की प्रोसेस हो रही है, कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है, वैकेंसी हो रही है, अलॉटमेंट हो रहा है। अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड करें तो इंटरनली भी होता है ना रिक्रूटमेंट, आप सभी परिचित होंगे उससे कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इंटरनली भी होती है। वो कैसे होती है कि कोई ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो प्रमोट भी होंगे, कहीं ना कहीं पदोन्नति भी होगी, तो पदोन्नति के माध्यम से भी जो अपर पोजीशन पर जो वेकेंट पद है वो भरा जा सकता है। इसलिए जो भर्ती की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से भी की जा सकती है, इंटरनली या जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है उस जो एम्प्लॉइज है, जो कर्मचारी है, उसको भी प्रमोट करके रिक्रूटमेंट होता है। तो इंटरनली प्रमोशन होता है ना, वो है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है आपका, सेकेंड पॉइंट बोलता है ट्रांसफर ऑफ एडजस्टमेंट अनएडजस्टेड एम्प्लॉय या फिर असमायोजित कर्मचारी का स्थानांतरण। ट्रांसफर होता है ना एम्प्लॉयज का, जो अगर पर्टिकुलर प्लेस के लिए सूटेबल नहीं है और दूसरी प्लेस के लिए वो ज्यादा स्किल्ड, कोई पर्सन अगर किसी के अंदर ऐसी स्किल्स हैं जो कि दूसरी प्लेस के लिए रिक्वायर्ड है तो ट्रांसफर होता है। आप सभी ने सुना होगा ना, जो कमिश्नर्स होते हैं, जो डीएम होते हैं आपकी जो पर्टिकुलर सिटी के, उनका भी ट्रांसफर होता रहता है हर थोड़े टाइम में, क्योंकि वो बहुत सारी स्किल्स सीख चुके होते हैं, ऑलरेडी वो इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, बट फिर भी उनके ट्रांसफर्स होते हैं। ट्रांसफर हमेशा क्यों होते हैं, स्थानांतरण जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी स्किल्स हमने सीख ली, अब जो दूसरे एरियाज हैं वहां पर भी जाकर के वो उन चीजों का अप्लाई कर सके और हर एरिया की ग्रोथ हो सके, इसलिए ट्रांसफर प्रोसीजर होती है। तो जो एम्प्लॉय जहां के लिए सूटेबल है उसको वहां पर ट्रांसफर कर देना, या फिर असमायोजित कर्मचारी का मतलब ट्रांसफर करना, जिसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉइज या अतिरिक्त कर्मचारियों का स्थानांतरण। ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो होता है वो एक तो ट्रांसफर, देखिए हमने बेसिक ट्रांसफर समझा जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके माध्यम से। अब ट्रांसफर में भी अलग अलग प्रकार से होगा। एक तो जो मैंने आपको बोला वो किस हिसाब से था, वो अन्य सिटी के भी उद्धार के अनुरूप हमने बोला था कि अगर यहाँ के डीएम कमिश्नर्स जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स है उनका ट्रांसफर होगा क्योंकि उन्होंने इस अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया, तो अब अगर उनकी डिफरेंट जगह पर पोस्टिंग होती है तो वो उन एरियाज की भी ग्रोथ में हेल्प कर पाएंगे या उन पर भी अपना सहयोग प्रदान कर पाएंगे। अब यही चीज अलग अलग प्रकार से भी ट्रांसफर होता है। कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एरिया पे जॉब में अगर सूटेबल नहीं है, अगर वो सूट नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस में, तो वो ट्रांसफर कैसा होगा, असमायोजित ट्रांसफर होगा। ये जो असमायोजित ट्रांसफर था वो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से सूटेबल नहीं बैठ पा रहा है, इसीलिए उसका ट्रांसफर होगा। तो ये जो ट्रांसफर था आपका इस प्रकार का हुआ। अब जो अन्य ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉइज या फिर अतिरिक्त कर्मचारियों का स्थानांतरण। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में 10 एम्प्लॉइज या 20 एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड हैं, बट वहां पर 22 एम्प्लॉइज आ गए, तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हो गए, एडिशनल एम्प्लॉइज हो गए, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो वैकेंसी जो सीट्स हैं वो कितनी अलॉटेड है, हमारे डिपार्टमेंट में जो पद हैं वो कितने हैं, वो 20 ही हैं। ऐसा मोस्टली कहाँ होता है, बैंक्स में ऐसे होता है। आप इसको बैंक के उदाहरण से समझिए कि बैंकिंग में फिक्स प्लेसेस होती हैं कि मैनेजर होता है, पीओ होता है, क्लर्क होता है, ये सारे मिलते हैं ना आपको जब कभी भी आप बैंक जाते हैं तो इतने सारे एम्प्लॉइज होते हैं। अब उसमें से जब कभी भी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई, बट वहां पर पर्टिकुलरली आपके लिए वो सिस्टम नहीं है आपके, क्योंकि सिस्टम भी रिक्वायर्ड होता है, आपकी प्लेस होगी, आपका पर्टिकुलर कैबिन होगा, तो वो चीज आपके लिए अलॉटेड नहीं है, बट आपका सिलेक्शन हुआ है तो जगह जगह आपको पोस्टिंग मिलती है। तो अब यहाँ पर हमारी जो ब्रांच है पर्टिकुलर, हमारी ब्रांच में 20 एम्प्लॉइज की सिटिंग के लिए ही अरेंजमेंट है, बट रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिल गया और आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज हो गए, 22। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 एम्प्लॉइज है उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी किसी ब्रांच में।
गॉट इट? ये समझ पाए आप सभी? अब देखिए, ये तो हमने चर्चा की थी जो इंटरनल सोर्सेस थे उनके द्वारा भर्ती या रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। अब हम देखते हैं अन्य एक्सटर्नल या फिर बाहर सोर्सेस की, जो बाहर से हम सोर्सेस के थ्रू वो करते हैं, भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू आपकी जो वैकेंसी निकलती है वो कैसे निकलती है? विज्ञप्ति आती है ना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में लोग नौकरियां ढूंढते हैं ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, इस पद की रिक्तियां हैं या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जॉब की, ठीक है। तो मतलब जॉब, पर्टिकुलर जॉब जो है वो अवेलेबल है, तो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन के माध्यम से आप भर्ती कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या रोजगार कार्यालय होता है, ना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, उसके माध्यम से जो है वो भी भर्तियां होती हैं, गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्लेसमेंट एजेंसी। जो प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं, सभी ने सुना है ना, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जैसे कि मीडिएटर का काम करती हैं ये प्लेसमेंट एजेंसीज। ये क्या करती हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक मीडिएटर का काम करती हैं और वो उस कंपनी में उनके इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराती हैं, उस रिक्रूटिंग प्रोसेस से उनको अवेयर कराती हैं और उस पूरी प्रोसीजर में कहीं ना कहीं उनको हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी जो एजेंसी भी होती हैं, ठीक है। अब कंसल्टेंट की बात करें तो कंसल्टेंसी हमने सुनी होगी ना, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बहुत सारी होती हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, कॉलेजेस से स्टडी, ग्रेजुएशन, पीजी तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि वैकेंसीज जो है, कैंपस सिलेक्शन हो गया तो हो गया, जिनका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है आफ्टर इंजीनियरिंग या एमबीए, फिर वो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी को या फिर हमने क्या देखा, जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं इनके थ्रू वो लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कंसल्टेंसी भी आ गई, वो आपको पूरा गाइडेंस देंगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी और कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे उन कंपनी से। नेक्स्ट आपका आता है कैजुअल कॉलिंग और वेटिंग लिस्ट। कैजुअल कॉलिंग या आकस्मिक बुलावा या प्रतीक्षा सूची, जब आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, कई बार कि एग्जाम निकालने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में आता है कि अगर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 100 में से कट ऑफ जाता है आपका 95 कट ऑफ के बाद अब आप वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, आपका 96 नंबर भी आया है, 97 नंबर भी आया है, तो हो सकता है मे बी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम दे लेते हैं बट उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करते। एग्जाम उन्होंने क्लियर भी कर लिया बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो अब वो वैकेंसी वहां पर खाली हो गई, वो पद खाली हो गया, तो जिसका नंबर है वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं उनको वो चीज अलॉट कर दी जाती है। होता है ना इस प्रकार का। या फिर कई बार क्या हो जाता है कि पद भी बढ़ जाते हैं, पोस्ट भी बढ़ जाती हैं, तो फिर वहां पर क्या हो जाती है, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है, कैजुअल कॉलिंग होती है। अब नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या शिक्षा संस्थान। शिक्षा संस्थान के द्वारा हमने जैसे देखा कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट करवाते हैं कॉलेजेस, तो उसके माध्यम से भी रिक्रूटमेंट होता है या भर्ती होती है, करेक्ट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर प्रत्यक्ष भर्ती। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसने डायरेक्टली अपनी वैकेंसी निकाली और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया, किसी अलग जो एजेंसीज हैं, कंसल्टेंसी है, अदर कोई भी मीडियम उसने नहीं रखा, उसने डायरेक्ट वैकेंसी निकाली है और डायरेक्टली आपने उस कंपनी में अप्लाई किया है, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। अभी आप समझ पाए कि रिक्रूटमेंट या भर्ती की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से इंटरनली और एक्सटर्नली वर्क करती है। अलग अलग मीडियम्स होते हैं सिलेक्शन कर रिक्रूटमेंट करने के। यहां तक का क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, हमने चूंकि यूनिट में, स्टाफिंग यूनिट में हमने देखा था कि हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टाफिंग के अंतर्गत आती हैं, तो हमने अभी स्टाफिंग देखा, उसके साथ साथ हमने उसके डिफरेंट डायमेंशंस कवर किए। हमने क्या कवर किया, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने रिक्रूटमेंट कवर किया, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सिलेक्शन। अब चयन की प्रक्रिया, अभी तक आपने क्या किया है, भर्ती की प्रक्रिया की है, अब आप क्या करने वाले हैं, चयन की प्रक्रिया। आज तक इन शब्दों को आपने सिर्फ सुना था कि भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया, लेकिन आप उनको कितना डिटेल में, इन डिटेल आप इनको इस लेक्चर के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से समझ पा रहे हैं। अब देखिए, चयन या सिलेक्शन की प्रक्रिया की अगर हम मीनिंग की बात करें तो सिलेक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द पर्सन सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर टास्क।
जो पर्सन उस पर्टिकुलर टास्क के लिए सूटेबल है। अभी हमने क्या किया था, हमने स्टाफिंग की थी, तो हमने नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया था, हमने बार बार लोगों को बताया था तो कितने कितने पद जो हैं वो वेकेंट हैं, कितना रिक्वायर्ड है। रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था, छटनी की थी, एलिमिनेट किया था चीजों को, और जो पर्टिकुलरली लोग वहां पर क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, अप्लाई कर रहे थे उस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर होने के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सिलेक्शन की बारी आएगी, अब चयन होगा। जब आपने उतनी सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद का जो अगला चरण आता है, जो अगला स्टेप आता है, वो क्या आता है, आपका सिलेक्शन आता है। इस चयन में आप क्या कर रहे हैं, सूटेबल जो पर्सन है उसको चूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टास्क को अलॉट करने के लिए। चयन से क्या आशय है, किसी भी कार्य विशेष के लिए उपयुक्त व्यक्ति, जो व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त है उसका चुनाव करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, चयन कहलाती है। यहाँ पर देखिए हम डेफिनेशन के माध्यम से इसे अगर देखते हैं तो कुंस और ओडोनिल जो है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, उन्होंने डेफिनेशन दी है द मैनेजरियल सिलेक्शन इज द लॉजिकल चॉइस ऑफ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोस्ट आउट ऑफ द वेरियस एप्लीकेंट्स। बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, बट जो सुटेबल पर्सन है उसको चूज करना, उसका सिलेक्शन करना या उसका चयन करना, ये परिभाषा दी हुई है इन्होंने। यहाँ तक का क्लियर है आप सभी को। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, हमने देखा कि स्टाफिंग में बहुत सारी प्रोसेस हैं, एक एक प्रोसेस होती है, ये केवल शब्द नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रोसीजर या बहुत सारी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है कहीं ना कहीं। तो सिलेक्शन, अब जब भर्ती में आपने एप्लीकेबल हो गया, आपका सिलेक्शन के लिए हमने सूटेबल पर्सन को चूज किया है, तो उस प्रोसेस को हम किस प्रकार से कंडक्ट करेंगे, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं सिलेक्शन या चयन की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर प्रारंभिक जांच। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रारंभिक जांच, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आएगा जिसमें कि आप प्राथमिक रूप में जांच पड़ताल करते हैं, तो वो आपका फर्स्ट स्टेप आएगा। फिर नेक्स्ट आप क्या करते हैं, उसके बाद फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन को भरते हैं या नहीं। प्रारंभिक जांच में आपने यहाँ पर जांच की कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड थे, कौन कौन से एम्प्लॉयज उस बेस्ट जॉब के लिए सूट कर रहे हैं, ये सारी चीजों की जांच कर ली। अब क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, फिर टेकिंग द एग्जामिनेशन, फिर एग्जाम लेंगे। ये सब कौन कंडक्ट कर रहा है, जो भी कमिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट करिए, लाइक आपका एग्जाम अगर पीईबी कंडक्ट करिए, तो ये जो सारी प्रोसेस है किसके माध्यम से की जा रही है, ये सारी प्रोसीजर पीईबी के माध्यम से की जा रही है। समझ पा रहे हैं आप सभी। फिर टेकिंग द एग्जाम या फिर परीक्षा का लेना, उसके बाद इंटरव्यू या अगर साक्षात्कार जिस भी परीक्षा में होता है उसमें वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फिर रेफरेंस चेक होगा, संदर्भ चेक होगा, रेफरेंस चेक होता है ना, संदर्भ चेक होता है कि इस चीज के लिए सुटेबल है या नहीं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी वो सारी चीजों को यहाँ पर चेक किया जाता है। तो रेफरेंस चेक किया जाएगा, मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलेगा। कई चीजों में, कई जो पोस्ट होती है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह की प्रोसीजर से होकर के भी गुजरना पड़ता है, तो ये सब क्या कहलाता है, हमारा रेफरेंस चेक कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अप्रूवल या फिर प्रबंधन अनुमोदन। यहाँ पर फिर क्या होगा, इसके बाद की प्रोसीजर आएगी, ये मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलेगा हमें। उसके बाद फिर क्या होगा, मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलने के बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर शारीरिक प्रशिक्षण। अब अगर आप देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होती है उसमें क्या होता है, उसमें फिजिकल राउंड भी होता है या नहीं होता है, रिटन भी होता है, फिर बेसिक चीजें भी होंगी और फिर कहीं ना कहीं फिजिकल भी देना पड़ता है उनको, जो रनिंग, जंपिंग, हाई जंप, जो भी उनके एग्जाम में जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीजें उनको देनी पड़ती हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर जो आर्मी या एसएसबी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें क्या होता है, फिजिकल राउंड भी होता है, मेडिकल टेस्ट भी इंक्लूडेड होता है, तो ये भी प्रोसीजर होती है। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑन वर्क या फिर नियुक्ति हो जाती है। अब आप देखिए कि किसी भी पद पर जाने के लिए, किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट करने के लिए, चयन के लिए भी आपको कितने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ चयन करना है तो चयन हो गया, चयन के पीछे कितना सारा काम छुपा हुआ है, कितनी सारी वर्किंग छुपी हुई है, छोटे छोटे स्टेप्स में कितनी सारी वर्किंग की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या के द्वारा। क्या किया जा रहा है, सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। लाइक प्रारंभिक जांच की जाएगी, इनिशियल स्टेज की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एग्जाम जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो
उसके बाद रेफरेंस चेक किया जाएगा, जो भी वेरिफिकेशन होगा वो सारे वेरिफिकेशन किए जाएंगे। उसके बाद फिर मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलेगा। मैनेजमेंट के अप्रूवल के बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होना होगा। अगर उस एग्जाम में रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा आपको। फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आएगा इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद। इसीलिए कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेटर, जब वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर फाइनली मिलता है, उसके बीच में आप सभी को लगता होगा ना इतना अधिक समय क्यों लगता है। इतना अधिक समय इसीलिए लगता है क्योंकि इतने सारे स्टेप्स होते हैं जिनको एक एक करके कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल जो फंक्शन रन कर रहे होते हैं ना, जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वो इतने सारे टास्क कर रही होती है। इसीलिए अपॉइंटमेंट लेटर को आने में टाइम लग जाता है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? अब देखिए, चयन तो हो गया भाई आप सभी का, बधाई हो। अब देखिए, हम आगे देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, क्या सिद्धांत थे, ठीक है, क्या वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, ठीक है, जिनको हम चयन में लेते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस में देते हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थे वो क्या क्या थे वो देखिए। फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या बताता है, सिलेक्शन बाय कंपीटेंट या फिर सक्षम व्यक्ति द्वारा चयन। चयन की प्रक्रिया कोई भी असक्षम व्यक्ति तो नहीं करेगा जिसको खुद भी कुछ नहीं आता है और वो चयन की प्रक्रिया में सिलेक्शन के लिए बैठ जाएगा। जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो कितने नॉलेजेबल और कितने सीनियर पर्सन्स होते हैं, आप सभी परिचित हैं ना इससे। तो आपका जो चयन की प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं, जो उस कमेटी में, उस टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो सीनियर पर्सन्स होते हैं, वो काफी अनुभवी, एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं चयन की प्रक्रिया किसके माध्यम से की जाती है, जो सक्षम होते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन स्टैंडर्ड। कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि 12वीं पास के लिए ये परीक्षा दी जा रही है या ग्रेजुएट होना चाहिए इस परीक्षा में अपेयर होने के लिए। कुछ ना कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया रखा जाता है ना, तो कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है उस एग्जामिनेशन को, उस प्रक्रिया से गुजर करके आपको यहाँ तक आने के लिए, उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, थर्ड इज उपयुक्त स्रोत या फिर एप्रोप्रिएट सोर्सेज। एप्रोप्रिएट सोर्सेज, जो भी मीडियम, जो भी सोर्सेज का आप यूज कर रहे हैं उस सिलेक्शन की प्रोसेस में, उस सिलेक्शन की प्रोसेस से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें से आप एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसका चयन करें। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट, ठीक है, पद के अनुरूप, उस पद के अनुरूप जो भी व्यक्ति सूटेबल है, जो भी व्यक्ति वहां पर लगता है कि इस पोस्ट के लिए ये बेस्ट सूटेबल पर्सन है, उसका चयन किया जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं पर पद सबको अलग अलग मिलते हैं। ऐसा ही होता है ना कि सेम नंबर होने पर भी किसी को नंबर जो है वो इंटरव्यू में ज्यादा मिल जाने के कारण उसको बड़ी पोस्ट में सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, कहीं ना कहीं वो पर्सन कि उन क्वालिटीज के थ्रू होता है। उस पद के अनुरूप उस पर्सन में वो क्वालिटीज देखी गई होगी कहीं ना कहीं, इसीलिए उसको नंबर जो है वो ज्यादा दिए गए इंटरव्यू में। क्लियर है? कंसिडरेशन ऑफ ऑल डायमेंशंस, या सभी आयामों पर विचार। जब कभी भी सिलेक्शन कर रहे हैं तो सभी आयामों पर विचार करेंगे। आप पर्सन का जो क्वालिफिकेशन है, जो उसका नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही उसका चयन करेंगे। इसीलिए आप सारे डायमेंशंस को देखेंगे, आप सारे आयामों का एनालिसिस करेंगे, उन सभी पर विचार करेंगे। एलिजिबिलिटी की, ठीक है, योग्यता प्रमुख आधार का। चयन में क्या होता है, योग्यता रखी जाती है ना, यही तो हमने समझा कि कोई ना कोई योग्यता आवश्यक होती है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये योग्यता हमको आवश्यक है, तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, ये आप सभी जानते हैं। फेयरनेस होती है, निष्पक्षता होती है। इस पॉइंट को हमने पहले भी देखा था रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में भी, क्योंकि प्रक्रिया पूरी स्टेप बाय स्टेप हो रही है इसमें, इसलिए यहाँ पर कोई भी चांस ही नहीं बनता गलत होने का। यहाँ पर निष्पक्षता रहेगी, फेयरनेस के साथ सारी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप की जा रही है। इलास्टिसिटी या फिर लोचता, या फिर चीजों को हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है चीजों में, या फिर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा रिजिड प्रोसेस ना होकर, क्योंकि प्रोसीजर बहुत ज्यादा है। प्रोसीजर है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कितनी सारी प्रोसीजर एक के बाद एक स्टेप्स लिए ही जा रहे हैं। तो एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, तो बहुत ज्यादा जटिल रूप में हम ना बना करके कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। अब कंफर्मिटी विद द लॉ, कानून के अनुरूप। कोई भी चीज क्या बिना कानून के हो जाएगी, बिना कानून के नहीं होगी। तो जो लॉ बोलता है, जो कानून बोलता है, उस चीज का तो आपको ध्यान रखना ही रखना होगा चयन प्रक्रिया में। इतना क्लियर है आप सभी को? अब देखिए,
इसके आगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका ट्रेनिंग। ठीक है, अभी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। देखिए, आप सभी ने इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की है और अभी भी कर रहे होंगे, मुझे यही लगता है। मैनेजमेंट एक नया विषय था, उसके बाद भी आप सभी ने जिस हिसाब से कंटिन्यू सीरीज के फॉर्म में आप देख रहे हैं, मैं एनालिसिस कर रही हूँ, एक के बाद एक आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए एक के बाद एक विषय को जिस प्रकार से अध्ययन करते जा रहे हैं, ये सारी प्रोसेस से होकर के आप सभी गुजरेंगे। जब आप ये सारी प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हमने इस यूनिट में पढ़ी है, ये सारी प्रोसेस से आप होकर के गुजरेंगे, तो फाइनली जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको क्या दिया जाएगा? क्योंकि आपने अभी तक तो सिर्फ अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने के बाद जब आप फाइनल वहां पर पहुंचेंगे, उस पद पर जब आप जाएंगे, तब आपको वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, हम प्रैक्टिकली वर्किंग कैसे करनी है उन चीजों को सीखते हैं। उन चीजों को सीखने के लिए ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है कि आप उस जो वर्क कल्चर है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो तरीका है वहां पर काम करने का, उसे सीख पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करवाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, हम ट्रेनिंग को पढ़ने वाले हैं। जी कितना टाइम? 20 मिनट हुए हैं अभी। ठीक है, हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। तो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग में देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्रे डेसलर, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, ट्रेनिंग प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद द इंफॉर्मेशन एंड स्किल दे रिक्वायर टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन देयर जॉब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस परीक्षा को आप जब क्लियर कर लेंगे, जब आप उस पोस्ट पर जाएंगे, तो ट्रेनिंग मिलेगी आपको, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप जो भी आपकी वर्किंग है, जो भी आपकी जॉब है, उसको आप सक्सेसफुली क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। इसीलिए आपको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करवाई जाएगी। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक और परिभाषा दी है, जैसे कि यहाँ पर गैरी डेसलर ने परिभाषा दी थी, एक परिभाषा और यहाँ पर हमने ली है। वो परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा जो कि माइकल जे ज्यूयस ने बोली है, वो क्या बोली है? द टर्म ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। कहीं ना कहीं प्रशिक्षण से क्या तात्पर्य है? उस प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, जो प्रक्रिया कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने, जो विशिष्ट कार्य हैं उसको संपन्न करने के लिए उनसे संबंधित अभिरुचि या निपुणता और योग्यता का संवर्धन हो जाता है। कहीं ना कहीं वो ये सारी वर्किंग को सीख जाते हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी, वो एटीट्यूड जनरेट हो जाता है और उन सारी चीजों को लर्न करने के बाद वो उस वर्किंग को प्रॉपर कर पाते हैं। यही इन्होंने बताया है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक? नीड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की आवश्यकता ही क्यों है? ट्रेनिंग की आवश्यकता जो है वो बेटर वर्किंग के लिए तो है, लेकिन हम उसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके देखते हैं तो हम और अच्छे से इस आयाम को समझ पाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता या नीड ऑफ ट्रेनिंग में, ठीक है, कि लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, प्रशिक्षित कर्मचारियों का ना मिलना। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो कर ली हमने, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं, काम तो पहले कभी हमने किया ही नहीं है। तो जब हमने काम ही नहीं किया है, हमें वर्क करने का अनुभव ही नहीं है, तो क्या आप वर्किंग अच्छे से कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो आप एक स्टूडेंट थे ना, स्टूडेंट जोन में थे। वर्क करना जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारा आपके अंदर क्या होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बुक्स तो हमने बहुत पढ़ी, लेकिन वर्किंग कैसे करनी है वो उससे डिफरेंट है। अब उस वर्क को जानने के लिए ही हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपकी जॉब लग भी जाती है, पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्या होता है, उतना स्किल्ड नहीं होते। लोग इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, बट इंजीनियरिंग करने के बाद भी उनसे इंजीनियर्स की प्रॉपर वर्किंग नहीं आती। मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं उसमें इस प्रकार से ही नॉर्मली पढ़ाई कराई जाती है। अच्छे जो कॉलेजेस हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगी, अगर एक नॉर्मल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियरिंग होने के बाद भी लोगों को प्रॉपर इंजीनियरिंग वाली वर्किंग जो है वो नहीं आती है। उस सिचुएशन में उनके अंदर वो स्किल का होना रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आजकल कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं। गवर्नमेंट जो योजना चलाती है ना, स्किल डेवलपमेंट योजना जो चलाई जाती है, कौशल विकास योजना, ये भी क्यों चलाई गई? क्योंकि लोगों ने पढ़ाई तो कर ली, अध्ययन
अध्यापन का काम तो बहुत हो गया, परंतु उनके अंदर स्किल्ड ही नहीं आई। जब स्किल्ड ही नहीं है, जब आपको काम करते ही नहीं आता, तो आप क्या कर पाएंगे कहीं भी पहुंचने के बाद भी। पर कंपनी तो डिले कर ही नहीं सकती, कंपनी को तो वर्क ही चाहिए आपसे, आप कितने भी क्वालिफाइड हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क है। तो पहला पॉइंट आप समझ पाए, लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। स्टाफ होता है पर वो ट्रेंड नहीं होता पहले से, इसलिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है कहीं ना कहीं। फॉर द नीड ऑफ, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, फॉर द नीड ऑफ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग्स, या उपक्रम विशेष की आवश्यकता के लिए। पर्टिकुलर उपक्रम विशेष की आवश्यकता के लिए, या फिर क्या आवश्यक है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए हम उनको प्रॉपर और पर्टिकुलर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि ये वाली स्किल जो है वो हमारी इस वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इनके अंदर ये डेवलप कर देते हैं हम, इसीलिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को। थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एनवायरनमेंट। टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एनवायरनमेंट, या आंतरिक वातावरण को समझने के लिए। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें आंतरिक वातावरण के विषय में कुछ भी नहीं जानकारी होती है कि किस प्रकार का वर्किंग एनवायरनमेंट है, किस प्रकार का कल्चर है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से वर्किंग की जाती है। वो सारी चीजें आपको समय के अनुरूप धीरे धीरे आएंगी, परंतु क्या हमारे पास बहुत सारा समय है कि हम एक साल में उन चीजों को समझ पाए? नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तो फाइनली अपना गोल अचीव करना है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है, तो वो समय व्यर्थ नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या करता है, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको चीजों के साथ फेमिलियर करा देता है कहीं ना कहीं। इसलिए क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आप इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उसे समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। ये क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट आता है, वो क्या बोलता है, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, या फिर तकनीकी परिवर्तन का ज्ञान। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन भी हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज होने से क्या हो जा रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है वो अब हमारी कैसी हो गई हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, कंप्यूटर के माध्यम से वर्किंग होने लगी है। तो अब उसके लिए जो आपके ऑलरेडी अवेलेबल एम्प्लॉइज हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जो बाहर से एम्प्लॉइज आए हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो चीजें अपडेटेड हो गई हैं हमको उनके साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है या तालमेल बिठाना है, इसीलिए भी हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट या पेशेवर विकास के लिए बात करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि अगर हमको ट्रेनिंग मिलती है तो प्रोफेशनली आप वर्क कर पाएंगे, उस प्रोफेशनलिज्म को आप समझ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक पेशेवर, जो प्रोफेशनल जो एटमॉस्फेयर है वो बेटर हो पाएगा, और अगर वो बेटर होगा तो परफॉर्मेंस बेटर होगी, और परफॉर्मेंस के बेटर होने से अल्टीमेटली आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। और मैनेजमेंट वैसे भी प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, तो मैनेजमेंट के अंदर अगर ट्रेनिंग आ रही है तो ट्रेनिंग का भी मोटिव क्या है कि बेटर परफॉर्मेंस हो पाए या बेटर प्रोफेशनलिज्म मेंटेन हो पाए। ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को।